नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के भाषण का सबसे निष्पक्ष और सबसे सटीक विश्लेषण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण 2 घंटे और 13 मिनट का था और यह अविश्वास प्रस्ताव पर किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया अब तक का सबसे लंबा भाषण था। इस भाषण को देखकर और सुनकर मेरे दिमाग में आज 2 खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं, एक सुनील गावस्कर और दूसरे सचिन तेंदुलकर। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे थे जो घंटों नहीं बल्कि कई कई दिनों तक पूरी एकाग्रता के साथ पिच पर जमे रहते थे और बिना आउट हुए लगातार रन भी बनाते थे। कुछ ऐसी ही पारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेली। प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को आप 2.25 घंटे की एक राजनीतिक फिल्म भी मान सकते हैं और इस फिल्म में डायलॉग भी थे, कविताएं भी थी, फ्लैशबैक भी था और भविष्य की तस्वीर भी थी। इस भाषण को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। मोदी सरकार की उपलब्धियां, क्योंकि सबसे ज्यादा समय उन्होंने अपनी उपलब्धियों पर लगाया। इसके बाद कांग्रेस, गांधी परिवार और विपक्ष पर हमला किया और तीसरे हिस्से में उन्होंने मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की बात की। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उन्होंने मणिपुर की बात करना शुरू किया तब तक विपक्ष वॉकआउट कर चुका था और विपक्ष के नेता मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान को वहां नहीं सुन पाए। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे और 13 मिनट तक लगातार खड़े रहकर बिना थके यह भाषण देकर देश को यह बता दिया कि आज भी पॉलिटिकल स्टेमिना के मामले में उनके बराबर कोई नहीं। उनका यह भाषण बहुत कॉम्प्रिहेंसिव था। एक अच्छी फिल्म की तरह उनका यह भाषण एक अच्छी फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह बिल्कुल कसा हुआ था। राहुल गांधी के भाषण के मुकाबले इस भाषण में एक लय थी, एक ताल थी, एक रोड मैप था और एक रणनीति थी। क्रिकेट की भाषा में कहें तो मोदी छक्के और चौके भी मार रहे थे और उन्हें हर बॉल की लाइन और लेंथ पता थी। आज उन्होंने बहुत सधी हुई बल्लेबाजी की, जब मौका मिला फायदा उठाया और राजनीति का खेल दिखाया जिसमें वो माहिर हैं। आज हम प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से राहुल गांधी के भाषण की तुलना भी जरूर करेंगे और आपको बताएंगे कि 2 घंटे 13 मिनट के इस भाषण के मुकाबले राहुल गांधी का 36 मिनट का भाषण कहां ठहरता है। मोदी के इस भाषण के साथ ही 3 दिन तक चले इस अविश्वास प्रस्ताव नामक पॉलिटिकल मैच का आज अंत हो गया और आज हम यह भी बताएंगे आपको कि इस मुकाबले में, इस मैच में एनडीए और इंडिया गठबंधन की टीम कहां ठहरती हैं, दोनों का प्रदर्शन कैसा रहा। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण की 5 बड़ी बातों के बारे में बताते हैं। भाषण तो बहुत लंबा था, 2 घंटे 13 मिनट। अगर उसके छोटे छोटे अंश भी हम दिखाने के लिए आपके सामने बैठे हैं तो कई घंटे लग जाएंगे, बहुत समय लग जाएगा। तो इस भाषण की पहले 5 बड़ी बातें आप सुन लीजिए। पहली बात, भारत के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी प्रधानमंत्री ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर देश की लोकसभा में अब तक का सबसे लंबा भाषण दिया है। पहले यह रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर दर्ज था, जिन्होंने वर्ष 1965 में अपने खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 2 घंटे 12 मिनट लंबा भाषण दिया था और उस समय उनकी उम्र थी 61 वर्ष, 61 ईयर्स। लेकिन आज 72 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे 13 मिनट लंबा भाषण देकर शास्त्री जी के इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया और मोदी का जो भाषण था वो लाल बहादुर शास्त्री के भाषण से 1 मिनट ज्यादा लंबा था। दूसरी बात, 2 घंटे 13 मिनट के इस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मिनट मणिपुर और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की और इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि नॉर्थ ईस्ट भारत के जिगर का टुकड़ा है। तीसरी और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले तमाम 26 विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री का पूरा भाषण आज सुना ही नहीं और इन सभी दलों के नेताओं ने बीच में ही लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इन सारे नेताओं की रणनीति तो यह थी कि ये मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को सुनना चाहते थे। ये चाहते थे कि ऐसी स्थिति पैदा की जाए कि सदन में प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर पर बयान देना ही पड़े। लेकिन जब प्रधानमंत्री बोले मणिपुर पर, तब तक विपक्ष के नेता वॉकआउट कर चुके थे। विपक्षी दलों ने 1 घंटा 40 मिनट तक प्रधानमंत्री मोदी का भाषण सुना, लेकिन इस दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर का नाम एक बार भी नहीं लिया तो विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। और बड़ी बात यह है कि जब विपक्षी नेता सदन से बाहर जा रहे थे तभी प्रधानमंत्री ने मणिपुर पर बोलना शुरू किया
लेकिन इस दौरान विपक्षी दलों के नेताओं में धैर्य की ये कमी साफ दिखाई दी, क्योंकि अगर थोड़ी देर और बैठ जाते तो मणिपुर पर प्रधानमंत्री के बयान को सुन सकते थे और मणिपुर के मामले पर ही यह पूरा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चौथी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में सबसे ज्यादा 23 बार विश्वास शब्द, 18 बार मणिपुर, 12 बार जनता, 6 बार घमंडिया, 5 बार नेहरू, 4 बार इंडिया और 3 बार लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल किया। और पांचवी और सबसे अहम बात यह है कि विपक्ष द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज ध्वनि मत से लोकसभा में गिर गया और जो कांग्रेस पार्टी और दूसरे विपक्षी दल ये प्रस्ताव लेकर आए थे वो इस प्रस्ताव पर वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद ही नहीं थे, जिससे इन विपक्षी दलों की गंभीरता पर भी आज एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि इस भाषण की सबसे बड़ी बात यह है कि यह भाषण इतना लंबा और विशाल था कि इसमें एक पूरी राजनीतिक फिल्म आपको दिखाई दे सकती है। और ये एक ऐसी फिल्म थी जिसमें डायलॉग्स भी थे, एक्शन भी था, शेरो शायरी और कविताएं भी थीं, फ्लैशबैक में भी मोदी जी लेकर गए और आज की कहानी भी थी और भविष्य में क्या तस्वीर होगी ये भी उन्होंने बताया। और ये सारी रूपरेखा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इस भाषण में बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के सामने एक्सप्लेन की। और इस पूरे भाषण को सुनने के बाद मेरे दिमाग में 2 खिलाड़ियों के नाम आ रहे थे। एक नाम था सुनील गावस्कर का, दूसरा सचिन तेंदुलकर का। ये क्रिकेट के वो 2 महान खिलाड़ी हैं जो स्टेडियम में पिच पर कई घंटों नहीं बल्कि कई दिनों तक टिके रहते थे। और आज उसी तरह की बैटिंग प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की पिच पर भी की है। उन्होंने आज साबित कर दिया कि राजनीति के खेल में उनके जैसी इच्छा शक्ति और उनके जैसा पॉलिटिकल स्टेमिना अभी भी किसी के पास नहीं है। और वो 72 साल की उम्र में 2 घंटे 13 मिनट तक खड़े रहकर लगातार भाषण भी दे सकते हैं और विपक्ष की हर बॉल को बहुत अच्छी तरह से समझकर उस पर रन भी बना सकते हैं। और आज उनके इस भाषण को आप 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में उन्होंने अपनी सरकार की अब तक की सारी उपलब्धियां बताई। दूसरे में उन्होंने कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार और विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। तीसरे भाग में उन्होंने मणिपुर की हिंसा और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात की। और इस भाषण का एक हिस्सा ऐसा भी था जो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को आज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया होगा। प्रधानमंत्री ने आज राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर कई हमले किए। राहुल गांधी ने कल जब लोकसभा में 36 मिनट का भाषण दिया था तब उन्होंने ये बात कही थी कि वो दिमाग से नहीं दिल से बोलना चाहते हैं। लेकिन आज इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश राहुल गांधी के दिमाग का हाल तो जानता ही है, लेकिन अब उनके दिल का हाल भी जान गया। तो ये जो पूरा मुकाबला है, अगर आप इस 3 दिन के मुकाबले को, मैच को देखेंगे तो आप ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी का भाषण और राहुल गांधी का भाषण, इन दोनों की तुलना कैसे होती है। राहुल गांधी ने कैसा राजनीति का मैच खेला और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पारी कैसे खेली। और प्रधानमंत्री ने तो ये मुकाबला अगर आप देखेंगे तो ये गांधी परिवार वर्सेस मोदी का मुकाबला बन गया। प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर 2 और बड़ी बातें कही। पहली बात यह कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी कई बार लॉन्च कर चुकी है, लेकिन वो एक फेल्ड प्रोडक्ट है। और दूसरी बात यह कि राहुल गांधी जिसे मोहब्बत की दुकान बता रहे हैं वो दुकान लूट की है और इस दुकान ने देश में इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है और ये मोहब्बत की नहीं बल्कि नफरत की दुकान है, जिस पर 2024 में ताला लगना अब निश्चित है। तो आपको अब यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा। कल यहां दिल से बात करने की बात भी कही गई थी। उनके दिमाग के हाल को तो देश लंबे समय से जानता है, लेकिन अब उनके दिल का भी पता चल गया। और अध्यक्ष जी, इनका मोदी प्रेम तो इतना जबरदस्त है जी, 24 घंटे सपने में भी उनको मोदी आता है। मोदी अगर भाषण करते समय बीच में पानी पिए तो ये कहते हैं, अगर पानी भी पिया तो सीना तान के कहता, देखिए मोदी को पानी पिला दिया। अगर मैं
गर्मी में कड़ी धूप में भी जनता जनार्दन के दर्शन के लिए चल पड़ता हूं। कभी पसीना पोंछता हूं तो कहते हैं देखिए मोदी को पसीना ला दिया। देखिए इनका जीने का सहारा देखिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं। हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिस्टम लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, जिन लोगों ने कभी गमले में मूली नहीं उगाई, वो खेतों को देखकर हैरान होने ही होने हैं। भाषण देना भी एक कला होता है और भाषण की जो स्क्रिप्ट है वो वक्ता को पता होनी चाहिए कि कब कहां मोड़ लेना है, कब कहां कौन सी बात कहनी है और सुनने वाला भी उसमें बोर ना हो। प्रधानमंत्री मोदी का आज का भाषण काफी कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक था और इसकी पटकथा किसी फिल्म की पटकथा की तरह काफी कसी हुई थी। और राहुल गांधी के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में एक अलग तरह की लय थी। इस भाषण का एक रोड मैप था और इसमें रणनीति भी नजर आ रही थी, यानी वो काफी तैयारी के साथ आए थे। क्रिकेट की भाषा में कहें तो राहुल गांधी ने 36 मिनट तक बैटिंग की, लेकिन इस बैटिंग के दौरान वो ना तो ज्यादा अच्छे शॉट्स खेल पाए और ना ही ज्यादा रन बना पाए। तो जो अगर राहुल गांधी की आप इनिंग्स देखेंगे उसमें बीच बीच में उन्होंने अच्छे शॉट्स खेले, बीच बीच में अच्छा उन्होंने खेल दिखाया, लेकिन वो पूरे टाइम अच्छा नहीं खेल पाए। जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी ये पारी खेली तो उन्होंने कंसिस्टेंसी दिखाई और ऐसा लगा जब वो खेल रहे थे तो उन्हें पता था कि कब कहां कौन सा शॉट खेलना है। एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एनडीए और बीजेपी 2024 के चुनाव में पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ जनता के आशीर्वाद से वापस आएंगे। और इस अविश्वास प्रस्ताव पर भी आपने कैसी चर्चा की? और तो मैं तो देख रहा हूं सोशल मीडिया में आपके दरबारी भी बहुत दुखी है। ये हाल है आपका।
और अध्यक्ष जी देखिए मजा इस डिबेट का कि फील्डिंग विपक्ष ने ऑर्गेनाइज की, लेकिन चौके छक्के यहीं से लगे। और विपक्ष नो कॉन्फिडेंस मोशन पे नो बॉल पर ही करता आगे चलता जा रहा है। इधर से सेंचुरी हो रही है, उधर से नो बॉल हो रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं हमारे विपक्ष के साथियों से यही कहूंगा कि आप तैयारी करके क्यों नहीं आते जी? थोड़ी मेहनत कीजिए। और मैंने 5 साल दिया आपको मेहनत करने के लिए। 18 में कहा था कि 23 में आप आना, जरूर आना। 5 साल भी नहीं कर पाए आप लोग। क्या हाल है आप लोगों का, क्या दारिद्र्य है। आदरणीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के हमारे साथियों को दिखास की, छपास की बहुत इच्छा रहती है, पर स्वाभाविक है। लेकिन आप ये मत भूलिए कि देश भी आपको देख रहा है। आपके एक एक शब्द को देश गौर से सुन रहा है। लेकिन हर बार देश को आपने निराशा के सिवाय कुछ नहीं दिया है। और विपक्ष के रवैये पर भी मैं कहूंगा, जिनके खुद के वही खाते बिगड़े हुए हैं, जिनके वही खाते खुद के बिगड़े हुए हैं, वो भी हमसे हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस अविश्वास प्रस्ताव में कुछ चीजें तो ऐसी विचित्र नजर आई जो न पहले कभी सुना है, न देखा है, न कभी कल्पना की है। सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को बोलने की सूची में नाम ही नहीं था। और पिछले उदाहरण देखिए आप। 1999 में वाजपेयी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। शरद पवार साहब उस समय नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने डिबेट का नेतृत्व किया। 2003 में अटल जी की सरकार थी। सोनिया जी विपक्ष की नेता थी। उन्होंने लीड ली। उन्होंने विस्तार से अविश्वास प्रस्ताव रखा। 2018 में खड़गे जी थे विपक्ष के नेता। उन्होंने प्रोमिनेंटली विषय को आगे बढ़ाया। लेकिन इस बार अधीर बाबू को क्या हाल हो गया? उनकी पार्टी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। ये तो कल अमित भाई ने बहुत जिम्मेवारी के साथ कहा कि भाई अच्छा नहीं लग रहा है, और आपकी उदारता थी कि उनका समय समाप्त हो गया था, तो भी आपने उनको आज मौका दिया। लेकिन गुड़ का गोबर कैसे करना, उसमें ये माहिर है। मैं नहीं जानता हूं कि आखिर आपकी मजबूरी क्या है। क्यों अधीर बाबू को दरकिनार कर दिया गया? पता नहीं, कलकत्ता से कोई फोन आया हो। एक बड़ा अंतर अगर आप देखेंगे तो वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव है और वो अपने भाषणों में उस अनुभव का पूरा फायदा उठाते हैं।
आपको फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं, आपको बताते हैं कि पहले क्या क्या बातें हुई थी। और अगर आप राहुल गांधी से एक कंपैरिजन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के भाषण का, तो राहुल गांधी ने जो अपना पूरा फोकस रखा अपने आधे भाषण पे शुरुआत में, वो ईमानदारी पर रखा, दिल की बात पर रखा, अपने अनुभव उन्होंने बताए। और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने बताया कि उनके क्या क्या अनुभव थे, कौन कौन मिलने के लिए आया, क्या हुआ, और उनके लिए एक ऐसी बड़ी चुनौती थी। और ऐसा लगा जैसे कोई व्यक्ति अपने ईमानदारी से अपना यात्रा वृतांत सुना रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि एक बहुत बड़ा नेता जो है वो बहुत अनुभवी नेता, जिसे पहले का भी पता है, जिसने इतिहास पढ़ा है, इतिहास अपने सामने घटते हुए देखा है, वो बातें कर रहा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने पूरे भाषण में यह बताने की कोशिश की कि वो एक गरीब के बेटे हैं। और देखिए कैसे विपक्ष के सारे लोग एक गरीब के बेटे को परेशान कर रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। और इसीलिए जब आप उनकी भाषा पर नजर डालेंगे तो वो भाषा ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि देश का आम आदमी उसको समझ भी जाए। और आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पूरे भाषण में काफी ह्यूमर डाला, मतलब काफी हंसी मजाक किया, कई बार वो हंसे, मुस्कुराए, और उन्होंने इस भाषण को बहुत दिलचस्प बनाने की कोशिश की। जैसे अभी उन्होंने कहा कि गुड़ को गोबर कैसे करते हैं। अब ये भारत के जो आम लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, कस्बों में रहते हैं, वो इस भाषा को अच्छी तरह से समझते हैं। इस तरह की भाषा शब्दों का उन्होंने आज उपयोग किया ताकि उनका जो भाषण है वो आगे चलता भी रहे, बोरिंग भी ना हो, और इस भाषा के जरिए वो देश के आम आदमी तक पहुंच पाए। और ऐसा ना हो कि इतना लंबा हो जाए भाषण कि आम आदमी सुनते सुनते बंद कर दे और बोर हो जाए। तो इस बात का उन्होंने बहुत ख्याल रखा। उन्होंने आज ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों को एक तरीके से वरदान मिला हुआ है कि वो जिस भी चीज के लिए बुरा सोचते हैं वही चीज कामयाब हो जाती है। और उन्होंने सबसे पहला उदाहरण अपना ही दिया इसे लेकर। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ, सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भलाई ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है। 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी। और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा। और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या? हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी, क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारत की डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है। ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना? हाँ, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, हाँ। वैसा ही उस समय एचएएल फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था। और
वहां के कामगारों को भड़काया गया था, अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है। देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं एलआईसी के लिए क्या क्या कहा गया था? एलआईसी बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहां जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से एलआईसी में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज एलआईसी लगातार मजबूत हो रही है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों के लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। तो जब आप इन एक एक पॉइंट्स पर नजर डालेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ये सारे पॉइंट्स लिख कर लाए होंगे और कितनी तैयारी के साथ लाए होंगे कि किस मुद्दे के साथ उन्हें इस तरीके से उस मुद्दे को पेश करना है कि उसमें लोगों को थोड़ी हंसी भी आए, थोड़ा गुदगुदाएं भी, थोड़ा उसको दिलचस्प भी बना लें। और उन्होंने इस पूरे मामले को जो है वो बहुत ही एक ह्यूमरस अंदाज में लोगों के सामने पेश किया। जैसे अब वो ये कह रहे हैं कि जिस भी सरकारी उपक्रम की आलोचना विपक्षी दल करने लगे, हमारे देश के निवेशकों को उसी के शेयर में पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि आप ये मान लीजिए कि जिस पर विपक्षी दलों ने अपना हमला बोल दिया उसकी चांदी है। ये बात कितने सोच समझकर वो पॉइंट बनाकर लाए होंगे। और आज उन्होंने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन को एक नया नाम दिया। वैसे तो वो अपने भाषणों में कई बार कहते ही आ रहे हैं, वो इसे इंडिया नहीं बल्कि घमंडिया बताते हैं। और उन्होंने कहा कि वो यूपीए के अंतिम संस्कार पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं। यहां पर भी वो एक बहुत दिलचस्प तरीके से अपनी स्क्रिप्ट लिखकर लाए और उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जो बैठक हुई थी जिसमें इंडिया गठबंधन के सारे नेता शामिल हुए थे, असल में वहां यूपीए का अंतिम संस्कार किया गया था। मैं आज इस मौके पर हमारे विपक्ष के साथियों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले बेंगलुरु में आपने मिलजुल कर करीब करीब 1.5-2 दशक पुराने यूपीए का क्रियाकर्म किया है, उसका अंतिम संस्कार किया है। लोकतांत्रिक व्यवहार के मुताबिक मुझे तभी आपको सहानुभूति जरूर व्यक्त करनी चाहिए थी, संवेदना व्यक्त करनी चाहिए थी, लेकिन देरी में मेरा कसूर नहीं है, देरी में मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप खुद ही एक और यूपीए का क्रियाकर्म कर रहे थे और दूसरी ओर जश्न भी मना रहे थे। और जश्न भी किस बात का? खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे खंडहर पर नया प्लास्टर लगाने का। आप जश्न मना रहे थे फेल मशीन पर नया पेंट लगाने का। दशकों पुरानी खटारा गाड़ी को इलेक्ट्रिक व्हीकल दिखाने के लिए आपने इतना बड़ा मजमा लगाया था। और मजेदार ये कि मजमा खत्म होने से पहले ही
उसका क्रेडिट लेने के लिए आप में सिर फुटबॉल शुरू हो गई। मैं हैरान था कि ये गठबंधन लेकर आप जनता के बीच जाएंगे। मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, आप जिसके पीछे चल रहे हो, आप जिसके पीछे चल रहे हो, उसको तो इस देश की जबान, इस देश की संस्कार की समझ ही नहीं बची है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क नहीं समझ पाए। वेश बदलकर धोखा देने की कोशिश करने वालों की हकीकत सामने आ ही जाती है। जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, जिन्हें सिर्फ नाम का सहारा है, उन्हीं के लिए कहा गया है, दूर युद्ध से भागते, दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। दूर युद्ध से भागते, नाम रखा रणधीर। भाग्य चंद की आज तक, भाग्य चंद की आज तक सोई है तकदीर। तो आज का जो पूरा भाषण था प्रधानमंत्री मोदी का, उसमें राजनीति के गंभीर मुद्दे और व्यंग दोनों को मिलाकर वो अपना भाषण लेकर आए थे। दोनों को मिलाकर उन्होंने अपनी बात आज कही है। और जब वो अपनी बातें कर रहे थे तो मैं देख रहा था बहुत बार विपक्ष के जो नेता थे वो भी उनकी बातों पर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने व्यंग का आज प्रयोग किया है अपने इस भाषण में, चाहे आप नरेंद्र मोदी के इस भाषण से सहमत हो या ना हो, जो वो कह रहे हैं उससे आप सहमत हो या ना हो, लेकिन आप एक बार उनका ये भाषण सुन के मुस्कुराएंगे जरूर, आपको उनके व्यंग पर हंसी जरूर आएगी। अब देखिए, दो तीन उदाहरण देखिए जो अभी उन्होंने बोले। उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिन्हें लाल मिर्च और हरी मिर्च का फर्क पता नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने ऐसा तर्क दिया जो आम आदमी से जुड़ता है। फिर उन्होंने कहा कि पुराने खंडर पर नया पेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नया गठबंधन बनाकर जिसका नाम इंडिया रख दिया है। फिर उन्होंने कहा ये पुरानी खटारा गाड़ी है जिसे अब वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफी सोच समझकर वो अपने ये पॉइंट्स बनाकर लाए थे, जिससे कि उन्हें ये लगे कि जो जनता सुन रही है। देखिए, उनका जब वो भाषण देते हैं संसद में तो विपक्ष को तो सुनाते ही हैं, लेकिन वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पूरा देश अलग अलग माध्यमों से उनके इस भाषण को सुन रहा होगा। और उन्होंने अपने आज के इस भाषण को पूरी तरीके से एक चुनावी भाषण में बदल कर रख दिया। तो आज उन्होंने असल में लोकसभा में चुनाव प्रचार किया है और यह बता दिया है कि उन्होंने चुनाव प्रचार अभी से शुरू कर दिया है। अब आप ये देखिए कि मोदी सरकार के खिलाफ ये जो अविश्वास प्रस्ताव आया, ये एक 3 दिन तक चलने वाला राजनीतिक मैच था। 3 दिवसीय मैच आप इसको मान लीजिए, और इस मैच के नतीजे आप इन 5 बातों से समझ सकते हैं। तो अगर हम सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से हटकर इस 3 दिन के मैच का भी विश्लेषण करें, ये 2 टीम एनडीए वर्सेस इंडिया, तो एनडीए के खिलाड़ी कैसे खेले, इंडिया के खिलाड़ी कैसे खेले और किसकी टीम में क्या क्या कमी थी, उसका भी एक छोटा सा विश्लेषण तो होना ही चाहिए। तो पहली बात तो ये कि जो मैच था ये एक तरफा रहा, जिसमें विपक्ष कहीं भी टिक नहीं पाया। तो विपक्ष की जो टीम थी, असल में कोई भी मैच दिलचस्प तब बनता है जब कांटे का मुकाबला हो। आप देखिए, जब आप भारत और पाकिस्तान के मैच को लेकर लोग इतनी दिलचस्पी क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि कांटे का मुकाबला होता है। और ये जो मैच हो रहा था एनडीए वर्सेस इंडिया का, ये भी एक कांटे के मुकाबले की लोग उम्मीद करते हैं कि कम से कम लोकसभा में जब भाषणबाजी होगी तो कांटे का मुकाबला होना चाहिए, दिलचस्प मुकाबला होना चाहिए। लेकिन यह मुकाबला ऐसा हुआ नहीं। और जो इंडिया की जो टीम है, विपक्ष की जो टीम है, वो ऐसे खेली जैसे कई बार हम सोचते हैं कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान या बांग्लादेश की टीम खेलती है, जो थोड़ी कमजोर टीमें खेलती हैं, आयरलैंड की टीम खेलती है।
ये टीमें कभी कभी तो बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन आमतौर पर आपको बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं होती जब आपको इस तरह के मैच देखने को मिलते हैं। तो वैसा ही ये मैच रहा। दूसरी बात, विपक्ष जो है वो नेतृत्व विहीन दिखाई दे रहा था और लोकसभा में विपक्ष की टीम का कोई कप्तान था ही नहीं। इसे आप ऐसे समझिए कि विपक्ष ने मोदी सरकार को आउट करने के लिए अपील तो बहुत की। विपक्ष जो है वो एक ऐसे बॉलर की तरह था जो बात बात पर अपील कर रहा है, लेकिन उसे विकेट नहीं मिल रहे। तो विपक्ष ने अपील तो बहुत की, शोर बहुत मचाया, लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिल पाए। तीसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े खिलाड़ी जैसे नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये तो लोकसभा के सदस्य हैं ही नहीं, जिसकी वजह से लोकसभा में इंडिया की जो टीम थी बहुत कमजोर दिख रही थी, क्योंकि उनके बड़े बड़े खिलाड़ी बाहर बैठे हैं, वो लोकसभा के सदस्य नहीं। अगर वो होते तो ये लाइनअप और थोड़ा मजबूत नजर आता। चौथी बात, इस मैच में इंडिया की टीम के यानी इंडिया गठबंधन की टीम के जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी को लीड करना चाहिए था, कप्तान की भूमिका में आना चाहिए था, लेकिन राहुल गांधी की भूमिका किसी गेस्ट अपीयरेंस के जैसी थी। आप देखते हैं ना फिल्मों में, आप किसी एक बहुत बड़े कलाकार को ले लेते हैं और उसकी एक गेस्ट अपीयरेंस कर देते हैं। वो आता है, एक गाना गाता है या कुछ सीन शूट करके चला जाता है। राहुल गांधी ने बिल्कुल वैसे ही किया। उन्होंने सिर्फ एक गेस्ट अपीयरेंस दिखाई जिसमें वो कुछ देर के लिए आए और उन्होंने अपना भाषण दिया और फिर भाषण देते ही उसके बाद वो लोकसभा से चले गए। तो मैं उस दिन भी ये कहा था कि वो इस तरह से आए जैसे वो एक टीवी स्टूडियो में आए हैं। उन्होंने अपना शो किया, 36 मिनट का शो किया, शो खत्म करने के बाद स्टूडियो से बाहर चले गए, जबकि उन्हें एक कप्तान के तौर पर तीनों दिन वहां रहना चाहिए था और इंडिया गठबंधन की टीम को लीड करना चाहिए था, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। वो करना चाहिए था राहुल गांधी को। पांचवा, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी यह बात कही कि विपक्ष की जो टीम है उसका कोई कप्तान नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने शरद पवार का नाम लिया अपने भाषण में, कहा कि जब एक बार नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो उसे शरद पवार लीड कर रहे थे। हर बार कोई ना कोई जो बड़ा नेता है उसे लीड करता है, लेकिन इस बार का जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था इसे कोई लीड नहीं कर रहा था, इसका कोई कप्तान नहीं था। अब विपक्ष से क्या चूक हुई? यह बात सही है कि उनके पास ज्यादा बड़े बड़े खिलाड़ी हैं ही नहीं, उनके जो स्टार प्लेयर हैं उनके पास नहीं है, एनडीए के पास हैं। लेकिन एक जो बड़ी चूक हुई है विपक्ष से वो ये कि विपक्ष की टीम ने सोनिया गांधी का उपयोग नहीं किया। विपक्ष के पास सोनिया गांधी के रूप में एक बहुत बड़ी खिलाड़ी सामने फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, जिनका उपयोग करके विपक्ष इस मैच को मोदी वर्सेस सोनिया गांधी बना सकता था। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पूरी टीम क्या चाहेगी, वो ये चाहेगी कि यह मैच मोदी वर्सेस राहुल गांधी बने, लेकिन विपक्ष चाहता तो इस रणनीति को कमजोर कर सकता था एनडीए की। और अगर वो इस बार सोनिया गांधी को कहते कि वो लीड करें और सोनिया गांधी कम से कम एक बार उठकर जरूर भाषण दें, तो यकीन मानिए ये जो मैच है, जो आज हम कह रहे हैं कि एक तरफा दिखाई दे रहा है, इस मैच में जान आ जाती और ये मैच बहुत दिलचस्प होता और लोग इसे और भी ज्यादा ध्यान से सुनते अगर सोनिया गांधी ने अपना भाषण इस बार विपक्ष की तरफ से दिया होता। इसलिए विपक्ष की, मैं कहूंगा, इस पूरे 3 दिन में जो रणनीति बनाने वाला था, जो भी उनके रणनीतिकार थे, उनकी जो सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि उन्होंने राहुल गांधी को तो बोलने दिया लेकिन सोनिया गांधी का कुछ उपयोग नहीं किया। और मैं देख रहा था सोनिया गांधी इस पूरे 3 दिन भाषण सुनती रही, मुस्कुराती रही और वो इस तरह अपनी एक कागज से ऐसे हवा करती रही। लेकिन असल में अगर वो बोलती और वो एक भाषण देती तो उस भाषण का बहुत असर होता और ये भाषण जो है वो एनडीए की टीम को अंदर तक भेद सकता था। अब ये बहुत बड़ी गलती विपक्ष से हुई है। सोनिया गांधी को बुलवाना चाहिए था और अभी भी उन्हें यह सीख लेनी चाहिए कि उन्हें सोनिया गांधी जैसी नेता को ज्यादा उनका उपयोग करना चाहिए, ज्यादा उनके चेहरे का उपयोग करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उनसे बुलवाना चाहिए, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के बाद पूरे विपक्ष में उनका सामना करने के लिए अगर कोई भी एक नेता है जिसका कि पूरे देश में कुछ सम्मान है तो वो सोनिया गांधी हैं। राहुल गांधी उनकी जगह नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने आज यह भी कहा कि विपक्षी दलों को इंडिया बनाने के लिए एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा, जिसमें 2 आई इन राजनीतिक दलों की तरफ से जोड़े गए हैं और इनमें एक आई 26 दलों के घमंड का है और दूसरा आई गांधी परिवार के घमंड का है। इनकी मुसीबत ऐसी है
कि खुद को जिंदा रखने के लिए इनको एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। खुद को जिंदा रखने के लिए इन्हें एनडीए का ही सहारा लेना पड़ा है। लेकिन आदत के मुताबिक घमंड का जो आई है ना, वो उनको छोड़ता नहीं है और इसलिए एनडीए में 2 आई पिरो दिए, 2 घमंड के आई पिरो दिए। पहला आई 26 दलों का घमंड और दूसरा आई एक परिवार का घमंड। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। यूपीए को लगता है कि देश के नाम का इस्तेमाल करके अपनी विश्वसनीयता बढ़ाई जा सकती है। हमारे देश की जो आम जनता है उसका चरित्र ही ऐसा है कि वो गरीब का साथ देती है और अमीरी को कई बार वो बुरा मानती है। इसलिए हमारे जो ज्यादातर नेता हैं उन्होंने गरीबी को हमेशा एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। और अगर आप हमारी हिंदी फिल्मों से भी कुछ एक सीख लें, जैसे कहते हैं कि हमारी फिल्में जो हैं वो हमारे समाज का ही एक आईना होती हैं। अगर आप फिल्मों में भी देखेंगे तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि फिल्म में जो नायक होता था शुरुआत से ही, वो पहले अगर आप देखेंगे 1950 और 1960 के दशक में, तो जो नायक होता था वो गरीब किसान होता था और जो खलनायक होता था वो अमीर जमींदार या साहूकार हुआ करता था, खलनायक जो होता था। उसके बाद जब आगे आगे हमारे देश में औद्योगिकीकरण हुआ, उसके बाद जो नायक होता था वो फैक्ट्री में काम करने वाला गरीब मजदूर होता था और जो खलनायक था वो फैक्ट्री का अमीर मालिक हुआ करता था। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि तमाम फिल्मों में ज्यादातर खलनायक अमीर होता है और नायक गरीब होता है। और आपको याद होगा जब ये अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई थी, उस दिन भी हमने आपसे कहा था कि इस पूरे मुकाबले में बीजेपी इस बात को सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगी कि विपक्ष गरीब के बेटे प्रधानमंत्री मोदी को घेर कर उन पर हमला कर रहा है। और आज यही हुआ। जब प्रधानमंत्री मोदी खुद बोलने के लिए आए तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इस बात की सबसे ज्यादा तकलीफ है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आज एक गरीब का बेटा कैसे बैठ गया। घमंडिया गठबंधन देश में परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिबिंब है। देश के स्वाधीनता सेनानियों ने, हमारे संविधान निर्माताओं ने हमेशा परिवारवादी राजनीति का विरोध किया था। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबा साहब आम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, गोपीनाथ बोरडोली, लोकनायक जयप्रकाश, डॉक्टर लोहिया, आप जितने भी नाम देखेंगे सबने परिवारवाद की खुलकर आलोचना की है। कांग्रेस को परिवारवाद पसंद है, कांग्रेस को दरबारवाद पसंद है, जहां बड़े लोग, उनकी बेटे बेटियां भी बड़े पदों पर काबिज हो। जो परिवार से बाहर है उनके लिए भी यही है कि जब तक आप इस महफिल में दरबारी नहीं बनोगे तो आपका भी कोई भविष्य नहीं है। यही उनकी कार्यशैली रही। लंका हनुमान ने नहीं जलाई, लंका हनुमान ने नहीं जलाई, उनके घमंड ने जलाई। और ये बिल्कुल सच है
आप देखिए, जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है। जनता जनार्दन भी भगवान राम के रूप की है और इसलिए 400 से 40 हो गए। हनुमान ने लंका नहीं जलाई, घमंड ने जलाई और इसलिए 440 हो गए, 400 से 40 हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, सच्चाई तो ये है, देश की जनता ने दो बार 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत की सरकार चुनी, लेकिन गरीब का बेटा यहां कैसे बैठा? आपको जो हक था, आप अपनी पारिवारिक पीढ़ी मांगते थे, वो यहां कैसे बैठ गया? ये चुभन अभी भी आपको परेशान कर रही है, आपको सोने नहीं देती है और देश की जनता भी आपको सोने नहीं देगी, 2024 में भी सोने नहीं देगी। जो लोग आचार, व्यवहार, चाल चरित्र से राजा बन गए हो, आधुनिक राजा के रूप में ही जिनका दिमाग काम करता हो, उन्हें गरीब का बेटा यहां होने से परेशानी होनी है। आखिर ये नामदार लोग हैं और ये कामदार लोग हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण इसलिए भी अलग था क्योंकि इस भाषण का एक पूरा भाग विपक्षी दलों के गठबंधन पर केंद्रित था, जिससे समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी आज अपने भाषण से 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना एक एजेंडा सेट कर रहे थे। और जैसा हमने आपको कहा, यह पूरी तरह से चुनावी भाषण था और इस दौरान उन्होंने ये बात भी कही कि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज हाथों में हाथ डालकर घूम रहे हैं, वो हालात बदलते ही छुरियां भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर आप एक बिग पिक्चर देखेंगे, लार्जर पिक्चर देखेंगे, तो बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जो बात कहना चाह रहे हैं वो ये कि मैं गरीब का बेटा हूं और कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार हैं ये अमीर लोग हैं। आज उन्होंने कहा भी कि वो लोग जो हवाई जहाज में जन्मदिन मनाते हैं, आज उन्होंने अपने भाषण में एक बात कही कि ये तो वो लोग हैं जो हवाई जहाजों में बैठकर जन्मदिन मनाते हैं, केक काटते हैं। आज असल में वो इस तस्वीर की बात कर रहे थे जो आपके सामने है। ये पुरानी तस्वीर है, हवाई जहाज की तस्वीर है, जिसमें आप देख पाएंगे इंदिरा गांधी बैठी हैं, भारत की पूर्व प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी बैठी हैं उनके सामने, और राहुल गांधी जब उनके बचपन की तस्वीर है, और प्रियंका गांधी वाड्रा भी उनके सामने बैठी हैं, और सामने एक बर्थडे केक रखा हुआ है। और अब ये कहना मुश्किल है कि किसका बर्थडे है, राहुल गांधी का है या प्रियंका का है, लेकिन ये बर्थडे केक काटा जा रहा है और ये हवाई जहाज में काटा जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी इसी तस्वीर को देश की जनता को दिखाकर उनके सामने ब्लैक एंड व्हाइट ये दो तस्वीरें पेश करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग ये समझ लें कि कौन अमीरों के खानदान से आता है, कौन बड़े बड़े दरबार चलाने वाले लोग हैं और कौन गरीब का बेटा है। और आज उन्होंने यही बात विपक्ष में जो गठबंधन में जो बड़े बड़े दल हैं, छोटे छोटे जो दल हैं, उनके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये लोग कभी भी एक साथ रहेंगे नहीं क्योंकि इनकी विचारधारा एक जैसी नहीं है। वोटरों को बुलाने के लिए गांधी नाम भी हर बार वो भी चुरा लिया। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह देखिए, 2 बैल, गाय बछड़ा और फिर हाथ का पंजा। ये सारे उनके कारनामे उनकी हर प्रकार की मनोवृत्ति का प्रतिबिंब करता है, उसको प्रकट करते हैं और ये साफ दिखाता है कि सब कुछ एक परिवार के हाथों में सब केंद्रित हो चुका है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, घमंडिया गठबंधन है। और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस गठबंधन ने यह भी नहीं सोचा है कि किस राज्य में आपके साथ, आप किसके साथ कहां पहुंचे हैं। पश्चिम बंगाल में आप टीएमसी और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ है और दिल्ली में एक साथ है। और अधीर बाबू 1991 और प्रधानमंत्री मोदी ने आज लोकसभा में अपने तीसरे टर्म की घोषणा भी कर दी। उन्होंने कहा, मैं ही वापस आ रहा हूं, हमारी सरकार ही वापस आएगी। और इसकी गारंटी देते हुए उन्होंने विपक्ष को कहा कि देश को विश्वास है कि विपक्ष अब वर्ष 2028 में फिर से उनके खिलाफ ऐसा ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगा। अब आप सुनिए कि हमारी सरकार के अगले टर्म में तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में नए तीसरे टर्म में हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता? वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ। ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी। क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंचने कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है। और आखिर में आपको बताते हैं जिसका विपक्ष को इंतजार था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज मणिपुर के बारे में भी बात की है, लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि जब तक उन्होंने मणिपुर के बारे में बात करना शुरू किया, विपक्ष सदन से जा चुका था। कल वैसे विस्तार से अमित भाई ने बताया है। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और आज हिंदी के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई की पुण्यतिथि है और उन्होंने एक बार कहा था, व्यस्त आदमी को अपना काम करने में जितनी अक्ल की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा अक्ल बेकार आदमी को समय काटने में लगती है। नमस्कार।